हेलो एवरीवन। तो आज वेव मोशन का एक और टॉपिक हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं, वो है प्रेशर वेव। आइए समझते हैं कि प्रेशर वेव क्या होती है और किस तरीके से ये डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेट करती है। अब आप पूछोगे कि सर डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर का क्या रिलेशन। तो बेसिकली बेटा पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि प्रेशर वेव होती क्या है। तो प्रेशर वेव कुछ और नहीं है, बस ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स ही होती है। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जब गैसियस मीडियम में चलती हैं तब हम उन्हें सिर्फ प्रेशर वेव बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी प्रेशर वेव की? तो प्रेशर वेव इज जस्ट ए लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोपागेटिंग ए गैसियस मीडियम। तो आप पूछोगे सर अभी साउंड वेव के बारे में भी बात हुई थी, आप अभी बोल रहे हो कि लॉन्गिट्यूडनल वेव हमारे पास है, ये क्या कुछ समझ नहीं आ रहा। तो बेटा देखो क्या है कंडीशन। लॉन्गिट्यूडनल वेव सॉलिड में भी चल सकती है, लिक्विड में भी चल सकती है, गैस में भी चल सकती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव का ही एक टाइप है, एक एग्जाम्पल था साउंड वेव। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ही हम लोग यहाँ प्रेशर वेव के बारे में भी बात कर रहे हैं। तो समझना कि क्या है प्रेशर वेव। तो बेसिकली प्रेशर वेव जो हमारे पास होती है वो क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव इन गैसियस मीडियम। गैसियस मीडियम में जब लॉन्गिट्यूडनल वेव चलती है तो उन्हीं को प्रेशर वेव कहा जाता है, आर कॉल्ड प्रेशर वेव। या एक नाम और है इसका, कंप्रेशनल वेव। अब आप पूछोगे सर ये कंप्रेशन वर्ड क्यों आया? तो इसे समझो कि क्या है कंडीशन बेटा, कंप्रेशन क्यों है, बात समझे। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल वेव जो हमारे पास है वो चलती कैसे है? वो चलती है कंप्रेशन रेयर फैक्शन, कंप्रेशन रेयर फैक्शन इस फॉर्म में। इसका मतलब अब पहले कंप्रेशन और रेयर फैक्शन के बारे में बताओ मुझे, क्या चीज होती है। कंप्रेशन एक ऐसा रीजन होता है जहां पर प्रेशर ज्यादा होता है नॉर्मल प्रेशर के कंपेयर में। रेयर फैक्शन ऐसा रीजन है जहां पर प्रेशर कम होता है नॉर्मल प्रेशर की। बात समझ में आई? तो बेसिकली तुम समझ सकते हो कि प्रेशर डिफरेंस आ रहा है और इसी वजह से हम लोग क्या बोल रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन गैसियस मीडियम आर प्रेशर वेव्स या कंप्रेशनल वेव्स। तो मीडियम में प्रेशर के डिफरेंस की वजह से हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव चल रही है गैसियस मीडियम। क्लियर होगा कॉन्सेप्ट? देखो अब इसकी एनालिटिक स्टडी करेंगे तब मैं आपको ये समझा पाऊंगा कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम पार्टिकल। हाँ एक बात यहाँ ध्यान रखना, जब भी मैं कभी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम पार्टिकल बोलूं तो ये मत समझना कि पार्टिकल यहां से वहां भाग गया, ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऑक्सीलेट करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करते हैं, बस इसी को हम लोग यहाँ डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं। ये मत समझने लगिएगा कि जैसे मेरी आवाज या मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ के जो मीडियम पार्टिकल्स हैं वो तुम्हारे कान तक पहुंच रहे हैं, ऐसा नहीं होता कि ये पार्टिकल मूव कर गए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर ऐसा होता तो आप ये समझ सकते थे कि मीडियम में अनसर्टेनिटी आने लगती, या मीडियम में कुछ जगह पे ज्यादा पार्टिकल हो सकते थे, कम पार्टिकल हो सकते थे। अच्छा उससे क्या होता? उससे ये होता कि आप तक जो आवाज जा रही है, जो इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, हो सकता है कोई दूसरी इंफॉर्मेशन पहुंचती, जो मैं बोल रहा हूँ वो तुम तक ना पहुंचती। तो इसलिए ध्यान रखना कि यहाँ पर मीडियम के पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मतलब है कि वो अपनी मीन पोजीशन से ऑक्सीलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसकी एनालिटिक स्टडी करते हैं। पहले एक वर्ड मैं लिख रहा हूं तो समझ लेना ताकि दिमाग में बैठा रहे। क्या है? कंप्रेशन के बारे में मैंने आपको प्रीवियसली बता चुका हूं क्या होता है। अभी भी मैंने बताया कि कंप्रेशन वो रीजन है जहां पर प्रेशर नॉर्मल प्रेशर के कंपेयर में ज्यादा होता है। रीजन वेयर प्रेशर इज ग्रेटर देन नॉर्मल। ठीक है, और रेयर फ्रैक्शन कौन सा है? रेयर फ्रैक्शन वो रीजन होता है, रीजन वेयर प्रेशर इज लेस या लेसर देन नॉर्मल। नॉर्मल कंडीशन से जहां पर प्रेशर कम होगा उस रीजन को हम लोग रेयर फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं? ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पीरियोडिकली चलने वाली वेव्स हैं, यानी रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन बार बार पीरियोडिकली आते रहते हैं, अकर करते रहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव में। ठीक है बेटा, एक चीज ध्यान रखो, ये जो मैं लेक्चर सीरीज आपके लिए स्टार्ट किया है मैंने वेव मोशन की, वो मैंने जीरो से स्टार्ट की। जीरो का मतलब ये है कि एकदम बेसिक्स है और हम लोग चलेंगे एडवांस तक। ठीक है,
ये चीज तुम्हें तब समझ में आएगी जब तुम पहले लेक्चर से स्टार्ट करोगे चीजों को पढ़ना। फर्स्ट डे के फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करो, उसका नोट्स बनाओ प्रॉपर, तब तुम्हें चीजें समझ में आएंगी। रिवाइज करके आओ, तब ये सारी चीजें तुम्हें एकदम माइंड में बैठ जाएंगी। ठीक है, अब तुम ये सोचो कि सर आज हम ये वाला लेक्चर देख लें, पीछे की चीज हमें नहीं पढ़ी है, हमें ये सब समझ में आएगा, आगे समझ आएगा। नहीं भैया, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं जिस तरीके से फिजिक्स पढ़ना चाहता हूँ, मैं वैसे ही पढ़ा रहा हूँ। मैं यहाँ पर तुम्हें कोई रटा नहीं रहा हूँ, तुम्हें सिर्फ इवेल्युएट करना सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से इवेल्युएट की जाती है। खुद कैसे तुम मेमोराइज नहीं करना है, इवेल्युएट करना सीखो, निकालना सीखो, डिराइव करना सीखो, तब तुम्हें चीजें समझ में आएंगी। आओ वापस आते हैं अपने एग्जाम्पल क्वेश्चन पे। कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के बारे में हो गया। अब एक बात और मैं लिख रहा हूं, उसे समझना। वो क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, longitudinal waves are just the periodic रिपीटिशन कह सकते हो, पीरियोडिक रिकरेंस कह सकते हो, अकरेंस कह सकते हो, पीरियोडिक अकरेंस ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। ये कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन का पीरियोडिक अकरेंस ही होती है और कुछ नहीं होती। इसका सीधा सा सेंस ये है कि प्रेशर वेव भी कुछ और नहीं होगी, वो भी पीरियोडिक अकरेंस ही होगी। मतलब कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन बार बार प्रेशर वेव में आते रहेंगे। क्यों? क्योंकि भैया प्रेशर वेव ही क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है। कहाँ चलने वाली? गैसियस मीडियम में चलने वाली। ठीक, अब इसकी एनालिटिक स्टडी करते हैं। किस बात की एनालिटिक स्टडी होने जा रही है, इसे समझना। ध्यान दो, मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है। वो वर्ड क्या लिखा हुआ है? प्रेशर इज ग्रेटर या प्रेशर इज लेसर। किससे? नॉर्मल से। इसका मतलब नॉर्मल से कुछ ज्यादा प्रेशर होगा या नॉर्मल से कुछ कम प्रेशर होगा। मतलब प्रेशर में एक्सेस अमाउंट आ रहा है। बात समझ में आ रही? तो यहां पर हम लोग जो डिस्कशन करने अब चल रहे हैं, वो चल रहे हैं एक्सेस प्रेशर के बारे में। ठीक, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे ये लिख दूं तो आप मुझे बताओ कि क्या ये सही है कि नहीं। इफ longitudinal waves are sinusoidal, then pressure waves are also sinusoidal। अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हमारी साइनोसॉइडल हुई तो हमारी प्रेशर वेव क्या होगी? साइनोसॉइडल होगी। मतलब क्या है? पीरियोडिक लिख लो, ऑक्सिलेटरी लिख लो, कुछ भी लिख लो, सबका मतलब एक ही है, साइनोसॉइडल। क्यों? क्योंकि पीरियोडिक वेरिएशन से होता है। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव ही तो प्रेशर वेव है। अच्छा, अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल ना लिख करके ये लिख देता, इफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन आर साइनोसॉइडल देन प्रेशर वेव आर आल्सो साइनोसॉइडल, बात एक ही होती। तो मैं यहाँ लिख रहा हूं, आपके लिए समझिएगा। कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन, समझ गए? ब्रैकेट में लिखा है, यहां से देखना। आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर साइनोसॉइडल देन प्रेशर वेव आर आल्सो साइनोसॉइडल। ठीक, तो अब आइए एनालिटिक स्टडी परफॉर्म करते हैं कि किस तरीके से एक्सेस प्रेशर वेरी करता है। तो एनालिटिक स्टडी फॉर एक्सेस प्रेशर इन प्रेशर वेव्स। प्रेशर वेव्स में एक्सेस प्रेशर की एनालिटिक स्टडी होने जा रही है। ठीक, समझना। मान लो कि किसी भी गैसियस मीडियम में लॉन्गिट्यूडनल वेव मूव कर रही है या फ्लो कर रही है या ट्रेवल कर रही है, और उसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, फिर से मैं बोल रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट किसकी होगी? मीडियम के पार्टिकल की होगी। इस डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये मत समझ लेना कि यहां से पार्टिकल मूव कर गया दूसरी जगह तक, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन को छोड़ेगा और टू एंड फ्रो ऑक्सिलेटरी मोशन परफॉर्म करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। तो यहां पर वही मैं बोल रहा हूं, कंसीडर ए लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल्स इन ए गैसियस मीडियम। गैसियस मीडियम में एक लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल कर गई, सच दैट द मीडियम पार्टिकल
ऑक्सीलेट्स, मीडियम पार्टिकल क्या कर गए, ऑक्सीलेट कर गए, एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ these particles is given by expression। जो ये मूवमेंट हुई है या डिस्प्लेसमेंट हुई है वो एक्सप्रेशन से दी जा रही है, कौन सी, y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। मैंने ये सिर्फ एक इक्वेशन लिखा है। अब मुझे ये बताओ कि इसमें ए क्या है, तो आप बोलोगे कि सर एम्पलीट्यूड है। किसका एम्पलीट्यूड है बेटा, ऑक्सीलेशन का एम्पलीट्यूड, ठीक। y क्या है, y है डिस्प्लेसमेंट किसकी, मीडियम पार्टिकल की। बहुत अच्छे। ये बताओ कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो आप बोलोगे कि सर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। अब मैं पूछूंगा कैसे पता, तो आप ये बताओगे सर ये जो फेज कांस्टेंट वाला फैक्टर दिख रहा है, टर्म दिख रहा है के एक्स माइनस ओमेगा टी, इसमें जो ये साइन है वही बता रहा है कि हमारी कौन सी डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर मैं यहाँ के एक्स प्लस ओमेगा टी लिख देता तो आप बोलते कि सर ये जो वेव है वो निगेटिव डायरेक्शन की जा रही है। अब मैं फिर से ये चीज रिमाइंड दिला रहा हूँ तुम्हें, जिन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि के एक्स प्लस ओमेगा टी या माइनस ओमेगा टी कैसे हमें बता रहा है कि हमारी वेव किस डायरेक्शन में जा रही है, बेटा फिर से जाओ लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करो, वापस देख करके आओ, ये सारी चीजें तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएंगी, ठीक। देखो इतनी बात क्लियर हुई। अब हम क्या करते हैं, जिस मीडियम में, क्योंकि देखो मीडियम में चल रही, जिस मीडियम में हमारी वेव ट्रेवल कर रही है उस मीडियम का छोटा सा पोर्शन कंसीडर करते हैं, एलिमेंट्री पार्ट कंसीडर करते हैं जिसकी थिकनेस dx होती है। नाउ कंसीडर एन एलिमेंट्री सेगमेंट ए बी। हमने एक एलिमेंट्री सेगमेंट लिया ए बी ऑफ द मीडियम whose thickness is dx, जिसकी थिकनेस क्या है dx। अब देखो डायग्राम देखो, मान लो कि हमारे पास ये हमारा मीडियम हो गया, मीडियम का सेक्शन हो गया, ठीक है, और ये है तुम्हारे पास एलिमेंट्री पोर्शन ए बी जिसकी थिकनेस कितनी है dx। मैं इसे ओरिजिन कंसीडर कर लूं, अपना कंसीडर कर लूं, रेफरेंस मान लेते हैं, इस एंड को रेफरेंस एंड मान लो, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है x है, ठीक। ये तुम्हारा क्या हो गया, मीडियम हो गया, ठीक है। और ये जो तुम्हारा एंड दिख रहा है ये क्या है, रेफरेंस एंड, जहां से तुम रेफरेंस ले रहे हो। बात समझ में आई। अब क्या करते हैं कि इसी पर्टिकुलर मीडियम में लॉन्गिट्यूडिनल वेव को ट्रेवल कराते हैं। अब लॉन्गिट्यूडिनल वेव ट्रेवल करेगी कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के फॉर्म में, और ये जो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन है वो पीरियोडिक होता है, तुम्हें पता है, कंप्रेशन आएगा फिर रेयरफैक्शन होगा, फिर कंप्रेशन आएगा फिर रेयरफैक्शन होगा, ऐसे वेव हमारी ट्रेवल करेगी। तो चलो इसमें एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव प्रोपागेट कराते हैं। अब जैसे ही तुम प्रोपागेट कराओगे क्या निकल के आएगा, ध्यान से समझना बेटा, डेरिवेशन बहुत सिंपल सा है, लेकिन सिंपल तब है जब तुम इसके बेसिक्स से इसे उठाओगे या इसे डिराइव, ठीक। प्रोपागेट ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन दिस मीडियम, इस मीडियम में एक वेव प्रोपागेट कराओ, ठीक है, सच दैट एनी एट एनी इंस्टेंट टी, किसी समय टी पर वो वेव इस सेक्शन पे पहुंच जाए। मैं वही लिख रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं वही लिख रहा हूं। हमने क्या किया, एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव प्रोपागेट कराई, वो वेव इस सेक्शन पर पहुंची इसी समय टी पर। A longitudinal wave in this medium such that at any instant t this wave reaches to this section AB।
अब जैसे ही लॉन्गिट्यूडिनल वेव ए बी सेक्शन पर पहुंचेगी तो बिल्कुल आप जानते हो कि यहाँ के मीडियम पार्टिकल डिस्प्लेस होंगे, ऑक्सीलेट होंगे। उस ऑक्सीलेशन की वजह से इस पर्टिकुलर सेक्शन का जो लेंथ है, जो एरिया है या वॉल्यूम कहेंगे, क्योंकि रीजन की बात होगी, थ्री डायमेंशन है तो वॉल्यूम बोलेंगे, तो जो वॉल्यूम है वो चेंज होगा, बिल्कुल होगा। अब कैसे बोलोगे सर चेंज हुआ? भैया फिर से देखो कि जब कंप्रेशन या रेयरफेक्शन वाली वेव पहुंची, मान लो जिस टाइम पर हमने बात की थी टी पर, उस समय रेयरफेक्शन पहुंचा। रेयरफेक्शन पहुंचने का मतलब प्रेशर जो था वो कम हो गया। प्रेशर कम होने का मतलब पार्टिकल जो थे वो दूर दूर हो गए। अब जैसे दूर दूर हुए, ये सेक्शन स्ट्रेच हुआ कि नहीं हुआ? ए बी सेक्शन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बिल्कुल बढ़ा। तो वॉल्यूम क्या हुआ? बढ़ गया। आओ देखते हैं टू दिस सेक्शन। ठीक है, क्या लिखा है? प्रोपागेट ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन दिस मीडियम सच दैट एट एनी इंस्टेंट दिस वेव रीचेस टू द सेक्शन ए बी। यहां पहुंची। ड्यू टू दिस the volume of element AB is altered। जो वॉल्यूम था वो अल्टर हो गया। अल्टर का मतलब चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ ये भी सुनो। as the end A reaches to A dash and end B reaches to B dash। देखो ये था हमारा मीडियम, ठीक। ये हमने रेफरेंस लाइन ले रखी थी या रेफरेंस एंड ले रखा था, समझ गए? ए ये था पहले और बी ये था। ध्यान से देखना। अब क्या हुआ? ए पहुंच गया ए डैश और बी पहुंच गया बी डैश, ठीक। इनके बीच में जो थिकनेस थी वो भी बढ़ गई। पहले ये थिकनेस हमने डीएस मान रखी थी। भैया जब स्ट्रेच होगा या कंप्रेस होगा तो वो चीज बदलेगी ना। तो डीएस से थोड़ा सा इसमें चेंजमेंट आ गया। कितना आ गया यही देखना है, ठीक है। इसे मैं डीएक्स ऊपर वाले को लिखता हूँ। ए से बी तक की जो डिस्टेंस थी वो डीएक्स थी और यहां से जो यहां तक की जो डिस्टेंस है वो डीएक्स प्लस डीवाई। अब तुम बोलोगे सर प्लस क्यों किया आपने? माइनस भी तो कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते थे। अब मैं ये बोल सकता हूं ना कि डीवाई पर डिपेंड कर रहा है। अगर डीवाई पॉजिटिव हुआ तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर डीवाई नेगेटिव हुआ तो ये वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसका मतलब हमारा पूरा फोकस किस पे है? डीवाई पर। समझ गए? अब ये डीवाई है क्या ये भी लिखना पड़ेगा। तो हियर dy is the displacement, ठीक, या चेंज लिख दो ज्यादा अच्छा रहेगा। इज द चेंज इन थिकनेस ऑफ द एलिमेंट ए बी। ए बी एलिमेंट में की थिकनेस में जो चेंज आया है वो है तुम्हारा dy। अब हम एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि आओ निकालते हैं कि कितना वॉल्यूम में चेंज आया, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, क्या इसके क्रॉस सेक्शन में कोई चेंज होगा? मतलब मीडियम का जो क्रॉस सेक्शन है, या मीडियम छोड़ो, जो ये ए बी है इसके क्रॉस सेक्शन में कोई चेंजमेंट आएगी? अब तुम पूछोगे सर ये चीज समझ नहीं आ रही। अच्छा एक काम करो, देखो समझो। मान लो कि ये तुम्हारे पास एक मीडियम था, मैं तुझे थोड़ा सा ऐसे कुछ बना रहा हूं, समझना इस बात को। ये ऐसे, ठीक है, ऐसे तुम्हें समझ में आए। अब मैं इधर से बोलूं, इस तरफ से, जैसे आप भोंपू बजाते हो ना वैसे ही। अब ऐसे बोलूं मैं, ये बताओ जब वेव ट्रेवल करेगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव आगे बढ़ेगी, ऐसे समझना, लॉन्गिट्यूडनल वेव आगे बढ़ेगी, तो क्या लॉन्गिट्यूडनल वेव के आगे बढ़ने से इसका एरिया बदलेगा? कभी नहीं बदलेगा। किसमें बदलाव आएगा? सिर्फ वेव कंप्रेस या रेयरफेक्ट, कंप्रेस रेयरफेक्ट इसी में तो आएगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन या वेव की डायरेक्शन में जो लेंथ पड़ेगी उसी में वेरिएशन आएगा। बाकी उसके एरिया में तो कोई चेंजमेंट नहीं आने वाली। इसका मतलब एरिया हमारा क्या है? फिक्स। देखो
इसका मीडियम का क्रॉस सेक्शन या इस पूरे सेक्शन का क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं। लेट द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ AB इज S। हमने कितना ले लिया? S ले लिया। तो वॉल्यूम कितना आएगा? देन वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्री सेक्शन AB इज, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू थिकनेस होता है। एरिया हमारे पास S है और थिकनेस पहले कितनी थी? dx थी। समझ गए? अब जब ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव चली, उसकी वजह से इसकी थिकनेस में चेंजमेंट आई। थिकनेस में चेंजमेंट कितने से आई? dy कितने से आई? तो अब हम यहां से ये भी तो निकाल सकते हैं कि वॉल्यूम कितना हुआ। चलो देखो, इसे मैं रख कर रहा हूं इधर वाले पार्ट को। ठीक है इतना? अच्छा, वॉल्यूम में चेंज निकालने से पहले मैं तुम्हें dy के बारे में बता दूं कि कितना वेरिएशन आएगा। नाउ dy जो है वो कैसे निकलेगी, कैसे इवेल्युएट होगी? कैन बी इवेल्युएटेड बाय जस्ट डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट कर दो, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा dy कैसे। सिंस y इज इक्वल टू a साइन के x माइनस ओमेगा टी, तो dy बराबर कितना आएगा? a के कॉस kx माइनस ओमेगा टी। ये है तुम्हारे पास dy। कौन सी क्वेश्चन बन गई बेटा? नंबर 3। समझ गए? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? अब तुम लोगों ने बल्क मॉडुलस के बारे में पढ़ा होगा। बल्क मॉडुलस क्या होता है? सिंस बल्क मॉडुलस इज गिवन बाय माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा बी बाई बी, इस रिजल्ट से। ठीक है, ये जो डेल्टा पी है ना बेटा, यही है एक्सेस प्रेशर। हमें इसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आप पूछोगे कि सर अब एक्सेस प्रेशर इसमें कैसे इनरोल हो रहा है? तो फिर मैं यही बोलूंगा कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव मूव कर रही है, उसके मूवमेंट की वजह से पार्टिकल रेयर फैक्ट या कंप्रेस हो रहे हैं, और इसी वजह से एक्सेस प्रेशर का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो नाउ एक्सेस प्रेशर की वैल्यू आ गई माइनस बी अपॉन डेल्टा। आई की नहीं आई? कितनी बात समझ गए? तो अब यहां से तुम देखो कि एक्सेस प्रेशर तो तुम्हें मिलने वाला है बेटा इस रिलेशन के। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अगर हम किसी तरीके से डेल्टा बी और बी को फाइंड कर ले जाएं, तो हम आसानी से ये पता कर सकते हैं कि एक्सेस प्रेशर कितना होगा। बात समझ में आ रही? डेल्टा वी क्या होगा? वॉल्यूम में चेंज, और वी क्या होगा? इनिशियल वॉल्यूम। इसी वजह से हम लोगों ने यहां पर इस सेक्शन को कंसीडर किया था, ए बी सेक्शन को, ताकि हम डेल्टा वी और वी की वैल्यू को पता कर सकें कि डेल्टा वी और वी क्या होगा। बात समझ में आ रही है? तो आप यहां से देख सकते हो कि जब हमारे पास वेव प्रोपागेट कर रही है, वेव के प्रोपागेशन से हमारे मीडियम के पार्टिकल्स ऑक्सीलेट कर रहे हैं, ऑक्सीलेशन की वजह से जो सेक्शन हमने कंसीडर किया था उसके वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। वॉल्यूम में चेंज आने को आप इसे ऐसे भी कह सकते हो कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पैदा हो रहा है। ठीक है, और ये वर्ड तुम्हें बहुत अच्छे से मैंने डिफाइन कर रखा है प्रीवियस सेक्शन में, जब मैंने ये बताया था कि किस तरीके से साउंड वेव जब ट्रेवल करती है गैसियस मीडियम में तो उसकी स्पीड कैसे कैलकुलेट करें। ठीक,
एक बार इसे पूरा देख लो, एनालाइज कर लो, जो चीज ना समझ में आए वो पूछो तो मैं बताऊं आगे की कहानी। देख लो सर, आई थिंक तुम लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी ये कहानी क्या है। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। चलो देखो यहाँ पे, तो ये जो हम लोगों ने कंसिडर कर लिया, तो डेल्टा बी और डी की वैल्यू फाइंड करने चल रहे हैं, ठीक है। डेल्टा बी क्या है? चेंज है इन वॉल्यूम ऑफ सेक्शन ए बी। बी क्या है? वॉल्यूम ऑफ सेक्शन ए बी, ठीक है। यही बात कहीं निकाल के रखा है वॉल्यूम, तो वो यहाँ पे निकाल के रखा था। लेट द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए बी इज एस, देन वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्री सेक्शन ए बी इज। अब मैं इसे डायरेक्टली डी भी नहीं लिख रहा हूँ, हटा दे रहा हूँ, बी लिख दे रहा हूँ, बी बराबर एस डी एस। तो बी की वैल्यू तो पता चल गई। अब क्या निकालें? डेल्टा बी निकालें, ठीक है। डेल्टा बी कैसे आएगा? यही से आएगा, और कुछ नहीं करना, बस इतने से रिजल्ट आएगा। तो नाउ डेल्टा बी क्या लिखोगे? चेंज निकालना है ना वॉल्यूम में, भैया कितना लेंथ चेंज हुई है? dy के साथ चेंज हुई है, तो आप यहां से लिख सकते हैं s इंटू dy, लिख सकते हैं। s क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने बताया था, क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा क्या रहेगा? कांस्टेंट बना रहेगा, तो इसी वजह से हम लिख सकते हैं कि s इंटू dy लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखो इक्वेशन नंबर 5। अब इन सभी वैल्यूज को उठा के पुट कर दो और देखो रिजल्ट क्या आता है। So excess pressure is given by delta P माइनस B, डेल्टा B की वैल्यू S dy, वॉल्यूम की वैल्यू S dx, S से S कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा P बराबर माइनस B dy बाई dx। जरा इक्वेशन नंबर, यहाँ पे एक चीज छूटी थी बेटा, क्योंकि हमने लिखा हुआ है ना, नाउ dy कैन बी इवैल्यूएटेड बाय जस्ट डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये कुछ और नहीं था, dy बाई dx था, लिख सकते थे, ठीक है। ये dy बाई dx था, ठीक है। अब जरा बताओ इक्वेशन 3 से तुम्हें ये वैल्यू मिलेगी कि नहीं? आराम से मिलेगी, सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 डेल्टा p बराबर माइनस बी ए के कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। और यही है वो हमारी इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो हमें डिजायर्ड है। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो एक्सेस प्रेशर है वो भी पीरियोडिक है, वो भी साइनोसाइडल है, साइन का फंक्शन है। कैसे? देख बेटा, साइन का कैसे फंक्शन, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, माइनस बी ए के कॉस की बजाय मैं इसे साइन लिख दूं के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है, वही चीज मैंने लिखी है। तो आप तुम देख सकते हो कि अगर हमारा जो रिलेशन है, जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है वो साइनोसाइडल फंक्शन है, तो हमारी प्रेशर में जो वेरिएशन आ रहा है, जो एक्सेस प्रेशर आ रहा है, वो भी कैसा है? साइनोसाइडल वेरिएशन। बात समझ में आई? अब तुम्हें ये चीज और अच्छे से समझ में आएगी कि ग्राफ y और p के बीच में जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हम देखेंगे एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जिस जिस जगह पर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी उस जगह पर एक्सेस प्रेशर का जो वेरिएशन होगा वो मैक्सिमम होगा। मतलब जहां डिस्प्लेसमेंट जीरो हुई वहां पर हमें प्रेशर का एम्पलीट्यूड देखने को मिलेगा। अभी देखते हैं इस रिलेशन को एनालाइज करते हैं।
बात समझ में आ रही है? देखो कैसे। सबसे पहली एनालिसिस शुरू होती है, यहीं से मैं लिखता हूं कंक्लूडिंग रिमार्क्स। चलो पहले रिलेशन देखते हैं। सबसे नंबर वन, कंक्लूडिंग रिमार्क्स में इतने टर्म को बी ए के, बी ए के, ये कुछ और नहीं है, इसे मैं लिख सकता हूं डेल्टा पी मैक्स, या और क्या बोल सकते हो, प्रेशर एम्पलीट्यूड बोल सकते हो। बात समझ में आई? ठीक। दूसरी बात, अब तुम पूछोगे कि सर ये माइनस साइन कहां से आ रहा है, ये माइनस साइन क्या बता रहा हूं? तो इसको समझने के लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, और ग्राफ को समझने से पहले एक चीज और देखें। लेट जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन थी वो कितनी थी, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। जो प्रेशर में वेरिएशन आया वो कितना आया, डेल्टा पी मैक्स साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। यहां से हम देख सकते हैं कि प्रेशर वेव और डिस्प्लेसमेंट वेव में कितने का डिफरेंस है, पाई बाई टू का फेज डिफरेंस है। ठीक है, इस बात को लिखो, सेकेंड इक्वेशन को लिखो। फिर मैं ग्राफ बनाऊंगा, और ग्राफ जैसे ही मैं ड्रॉ करूंगा तब तुम इसे समझ जाओगे कि क्या कंडीशन है। तो हियर वी सी दैट द डिस्प्लेसमेंट इज पाई बाई टू is at pi by 2 phase difference with pressure। कितने का फेज डिफरेंस आया, पाई बाई टू का फेज डिफरेंस आया। चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये सारी ग्राफिकल एनालिसिस किसी पर्टिकुलर टाइम पर हो, और वो पर्टिकुलर टाइम हमने कंसीडर कर लिया है एट टी बराबर जीरो। जब तुम टी बराबर जीरो करोगे, उससे क्या होगा, y बराबर हो जाएगा a साइन के एक्स। ठीक है, माइनस ओमेगा टी था तो टी हमारा जीरो हो गया। एंड जो प्रेशर वेव है वो तुम्हारे पास कितनी आ जाएगी, डेल्टा पी मैक्स। देखो ओमेगा टी जीरो साइन के एक्स प्लस पाई बाई, साइन के एक्स प्लस पाई बाई, ये टर्म आएगा। ठीक है, अच्छा साइन के एक्स प्लस पाई बाई टू को तुम कॉस लिख सकते हो, कोई डाउट नहीं है, आप आराम से लिखिए। मैं इसे लिख दे रहा हूं माइनस डेल्टा पी मैक्स कॉस के एक्स, ताकि हमें इजीली समझ में आ जाए कि हम क्या बनाने चले। तो आप देख सकते हो कि एक ग्राफ साइन का फंक्शन है, दूसरा ग्राफ कॉस का फंक्शन है। साइन और कॉस का वेरिएशन हमें पता है, ध्यान से देखना, y वर्सेस x ग्राफ है, ये है हमारे पास साइन का ग्राफ। ठीक, देखो यहां पे मैंने लिया डेल्टा p वर्सेस x, एक ग्राफ हमने बनाया, देखते चलो कैसे बन रहा है, कहां से बन रहा है। एक ग्राफ में स्टार्ट कर रहा हूं यहां से, ये ठीक है, मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। ये बना एक ग्राफ कुछ इस तरीके से। ठीक, एक दूसरा ग्राफ मैं बना रहा हूं, सेम ग्राफ ही है, लेकिन ध्यान देना वो ग्राफ कहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, एक मेरा एक मेरा, ये अरे
ठीक, कुछ इस तरीके से। अब मुझे ये बताओ, इन दोनों में जो ग्राफ हम बनाएंगे वो कौन सा, ऊपर वाला ग्राफ बनेगा कि नीचे वाला ग्राफ बनेगा? ध्यान से बताना। तो आप देख सकते हैं कि निगेटिव साइन आ रहा है ना, निगेटिव साइन की वजह से जो ग्राफ हमें देखने को मिलेगा वो ये वाला मिलेगा, ये वाला ग्राफ हमें देखने को, इसलिए निगेटिव साइन की इंपॉर्टेंस। कॉस के दोनों ग्राफ हैं, ये भी ग्राफ कॉस का ही है, बट आप देख सकते हो कि निगेटिव साइन की प्रेजेंस होने की वजह से हमारा जो प्रेशर का वेरिएशन स्टार्ट हुआ वो कहां से स्टार्ट हुआ, -9 क्लियर। तो अब तुम देख सकते हो ये पूरी कहानी तुम्हें समझ में आ गई है। मैं ये बीच वाला ग्राफ रफ कर रहा हूं और फाइनली अपने कंक्लूडिंग रिमार्क को भी एंड कर रहा हूं, ठीक है। देखते जाओ ताकि तुम्हें ये चीज समझ में आए। मैं ये जो ग्राफ बनाया था मैंने प्लस और माइनस वाला, वो तुम्हें इसलिए बना के दिखाया था ताकि समझ में आ जाए कि निगेटिव साइन का मतलब क्या है, ठीक है। तो निगेटिव साइन का मतलब बेटा यही था कि जो प्रेशर में वेरिएशन हमें देखने को मिलेगा वर्सेस एक्स के साथ, वो हमें पॉजिटिव कॉस एक्स से नहीं, निगेटिव कॉस एक्स के साथ देखने, समझ गए बेटा। तो ये थी कंडीशन जो हमें प्रेजेंट करनी थी, ठीक। देखो ये ले लेते हैं पी मैक्स और इसे ले लेते हैं डेल्टा पी मैक्स। तो सारी कहानी यहां से स्टार्ट होगी। यहाँ गए, यहाँ से 0 पे आए, फिर 0 से मैक्सिमम गए, मैक्सिमम से 0 पे आए, 0 से मैक्सिमम, ये है तुम्हारा ग्राफ। और यहां से देखो, समझो, जिस जगह पे डिस्प्लेसमेंट 0 है उस जगह पर प्रेशर क्या है, मैक्सिमम। देखो इन इन जगहों पर डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, 0। तो इस जगह पर हमारा डिस्प्लेसमेंट देखो कैसा है, मैक्सिमम है कि नहीं। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। इस बात से हमने ये चीज सीखी कि प्रेशर का एम्पलीट्यूड वहां एग्जिस्ट करेगा जहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो, 0 हो। तो मैं ब्रैकेट में ये बना के लिख रहा हूं, वही लिख रहा हूं कि प्रेशर एम्पलीट्यूड एग्जिस्ट वेयर डिस्प्लेसमेंट इज 0। जहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ वहां पर प्रेशर एम्पलीट्यूड एग्जिस्ट करेगा। तो ये थी कहानी बेटा डिटेल हमारे पास प्रेशर वेव की। और अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में इंटेंसिटी के बारे में देखेंगे कि साउंड वेव की इंटेंसिटी क्या है, लाउडनेस क्या है, और साथ ही साथ ये जानेंगे कि साउंड लेवल क्या होता है, ठीक है। इसके फिजिकल इंटरप्रिटेशन को समझेंगे और मैथमेटिक्स की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। तो चलो आज की क्लास इसी पर